आधा दिन बचा हुआ है ये एक्सपायरी का। अपन सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। राजेश सर बैठे हुए हैं तो न सिर्फ क्वेरी सॉल्व करवानी है, एक बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक भी तो चाहिए। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे, मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। अपन नासिक जा रहे हैं, बेंगलुरु और मुंबई। सबसे पहले नासिक से स्वाति मैम जुड़ती हुई। स्वाति मैम हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते आपको मैम। स्वाति मैम कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? मैं 5-6 साल से कर रही हूँ। 5-6 साल। कैसा है नासिक? खूब पैसा आ रहा है क्या? आ रहा है वैसा। तो 2 ही लोग ले जा रहे हैं, एक सूला वाले ले जा रहे हैं सबको वाइन पिला पिला के, एक मैम ले जा रही हैं। मैम पहला सवाल कौन सा? मैंने टाटा पावर के 150 शेयर्स खरीदे 223 के भाव से, तो मैं चाहती हूँ ये बेच दे या लॉन्ग टर्म के लिए रख दे। आपने क्या सोच के लिया था? लॉन्ग टर्म का सोच के लिया था? हाँ, तो बेसिकली सवाल महाराष्ट्र ऐसा कर गवर्नमेंट देता ने हूं, तो अभी यहां पे अब मुनाफा बांध लें, बढ़िया गाड़ी कमाई हो रही है, या बने रहें अभी भी अच्छे फंडामेंटल्स, अभी भी आगे चलेगा, ऐसा पूछूं? क्या राजेश सर क्या जवाब होगा? अपनी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया, ₹225 की, अपन को बढ़िया ₹225 का मुनाफा हो रहा है। बांध लूं क्या? 150 शेयर हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, या आपको का आउटलुक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है तो मैं बने रहूं? क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। जहां तक टाटा पावर की सवाल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार कंपनी है और भारत की कही जाए तो सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर प्ले कहा जा सकता है, जिसकी कैपेसिटी 15.8 गीगावाट की है और पूरे पावर के वैल्यू चेन में इनकी प्रेजेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल कन्वेंशनल में बल्कि रिन्यूएबल में भी ये जा रहे हैं। और इस वक्त इनकी जो क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी है वो 6.9 गीगावाट की है और 9.9 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2030 तक रिन्यूएबल में एक बड़ी कैपेसिटी उभर कर आएगी, जिससे न केवल इनके मार्जिन्स वगैरह में भी सुधार होगा, प्रोफाइल भी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है तो यहाँ बने रह सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो दर्शक देख रहे हैं वो चाहे तो यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। प्लीज ऐड करने का जोन है तो अपने को तो फिर इसका मतलब टाटा पावर में बना रहना है मैम, कोई टेंशन नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। राजेश सर का तो व्यू है कि यहाँ पे और पैसा लगाने वाला स्टॉक है, तो अपना तो एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, अपन अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलेंगे। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, जब मार्केट में रैप कर रहा था आधे दिन का, आज सुबह मैंने कह दिया था मिड कैप स्मॉल कैप बैक टू बैक 4 दिनों से उछाल दिखा रहे थे। आज सुबह पस पड़ के मुझे लगा नजर ना लग गई हो, एटलीस्ट अब मिड कैप वगैरह सब इन ग्रीन आ गए हैं और आज लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है। तो ये पिछले 4 दिनों से अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कह लीजिए बैक सीट पे ब्रॉडर मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं, ये हेल्दी भी है बाजार के लिहाज से। खैर बेंगलुरु से सुजाता जैन मैम। सुजाता मैम हाय, गुड आफ्टरनून सुजाता मैम। या गुड आफ्टरनून आशीष जी, हम राजेश जी। मैं राजेश जी को पिछले 10 साल से फॉलो कर रही हूँ और मुझे उनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगती है, पहले तो मैं ये कहूंगी। हमें पता था, इसीलिए जब आप जुड़ रही थी उसी दिन राजेश सर को इनवाइट किया। ओह थैंक यू। ओके, तो मेरी पहली क्वेरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। मैंने 160 रुपीज में 200 शेयर लिए थे, तो अभी मैं लॉस में बैठी हूँ, अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए के लॉस में। नहीं तो मुझे क्या ये लिए क्यों थे? चल रहा था उस टाइम पे, तेजी हो रही थी तो आप घुस गए थे ऐसा सोच के कि और चल जाएगा यहां से निकल जाऊंगी। मेरे लेने के बाद में 175 तक भी गया था, पर मुझे लगा कि थोड़ा और मुनाफा ले लूं, लेकिन वो अब 40 रुपए के लॉस में बैठी हूँ। तो मुझे होल्ड करना चाहिए, लॉस में निकल जाना चाहिए, या एक्यूमुलेट करना? एक बात बताओ, 10 साल से राजेश सर को फॉलो कर रहे हो, मुझे भी मुझे याद पड़ता है 10-15 साल से राजेश सर जैसे दिखते थे आज तक बदले नहीं है, वैसे के वैसे दिखते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल, लेकिन मैं आपके लिए भी कहूंगी आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। वो तो आप मेरे शो में बैठे हो इसलिए बोलना पड़ रहा है, तारीफ सिर्फ राजेश सर की है, पर थैंक यू उसके लिए। राजेश सर क्या करना चाहिए भाई? हम में से बहुत सारे, क्योंकि पेडिग्री अच्छी थी, नाम अच्छा था, आईपीओ के समय वो यूफोरिया बना, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, हम सब फंसे हुए हैं ऊपर के स्तरों पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में करें क्या? पहले तो सुजाता जी को धन्यवाद आपके काइंड वर्ड्स के लिए। अच्छा मोटिवेशन मिलता है
आशीष जी के साथ और ज्यादा आने के लिए। और आपने सही कहा कि आशीष जी एक बहुत अच्छे होस्ट हैं जो न केवल दर्शकों को बल्कि हम गेस्ट को भी बहुत कंफर्ट देते हैं। सब बजाज मजे कर रहे हाउसिंग हो आप मेरे। हाँ हाँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और 4 साल में अगर आप देखें, 6 साल में कई गुना इन्होंने अपनी लोन बुक बढ़ाई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो 1,14,000 करोड़ के आसपास की AUM है। और जिस तरीके से RBI ने कट किए हैं, लिक्विडिटी बढ़ाई है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस एज ए सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। आपकी खरीद के भाव से ये नीचे है, नो डाउट, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। और हमारा अंदाजा है कि अगर कोई साल 1.5 साल इसमें बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। तो आप बिल्कुल बनी रहें। बने रहिए मैम, होल्ड करिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। वो पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, ये तो सच है। मुंबई से मोहिनी अमोल जी जुड़ती हुई। मोहिनी मैम, गुड आफ्टरनून। मोहिनी मैम, गुड आप आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट जुड़े मोहिनी मैम? पहला सवाल कौन सा है राजेश सर के लिए आपका? 1 साल से जुड़ी हूँ सर। मेरा पहला सवाल है, टाटा स्टील लिया है मैंने 177 पे 1200 लॉट। टाटा स्टील लिया है 1200 के भाव पे? नहीं नहीं, नहीं 1200, सॉरी 1200 क्वांटिटी ली है ऐसा? जी जी। तगड़ी पाएंगे तो। और ये क्या सोच के लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या मेटल था, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ट्रेडिंग का ही था सर, बट जैसे ही लिया वैसे उसने नीचे आना स्टार्ट किया तो और एवरेज करते करते यहाँ तक आ गई। अपनी बाइंग का प्राइस क्या है, प्लीज रिपीट करना, क्योंकि स्क्रीन पे दिखा नहीं रहे डायरेक्टर साहब, शायद आउट ऑफ सिलेबस भेज दिया आपने। क्या बाइंग का लेवल है? 177। राजेश सर 170। ट्रेडिंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगा था, अपने को नुकसान हो रहा है 20 रुपए का अब। और लॉजिक था, अच्छा रुकने को बोलने तो रुक सकते हो आप, ऐसा है क्या? चलिए मान लेता हूं मैं। राजेश सर क्या करना चाहिए भाई टाटा स्टील में? इनवॉलेंटरी इन्वेस्टर, गावसरी की भाषा में बोलें तो जबरदस्ती के इन्वेस्टर, इसे शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो। बिल्कुल। देखिए, मैं आपके साथ पहले तो ये कहूं कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक लिया है तो सिर्फ ट्रेडिंग का ही इंटेंशन रखें और स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल्स जो भी आपने बनाए हो या किसी ने सुझाए हो उसे फॉलो करें। अन्यथा अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखी जाए तो बहुत शानदार कंपनी है, बड़ी कैपेसिटी है, न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इनकी कैपेसिटी अच्छी है। दिक्कत इस वक्त हम हमें सबको पता है कि टैरिफ वगैरह को लेकर के चल रही है, लेकिन अगर मेटल्स एज ए होल देखा जाए तो लंबी अवधि में एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, कम से कम मौजूदा स्तर से, खास करके टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ऐसी कंपनियां। कुछ दिक्कतें चाइना रिलेटेड रहती हैं मेटल पैक में, बट अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहे तो मैं समझता हूँ इसमें 180 के टारगेट्स आ सकते हैं। 180 के तो होल्ड करना पड़ जाएगा थोड़ा सा और लंबा मैम। अपन घुसे तो ट्रेडिंग के लिए थे, इमीडिएट गेंस के लिए थे, लेकिन अब शायद थोड़ा सा रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि लॉसेस से बचें, क्योंकि इवेंचुअली फिर 180 पर वो आपके भाव के आसपास आ रहा होगा जब आप निकल पाओगे। स्वाति मैम, अगला सवाल। बोलिए। कोल इंडिया के शेयर्स लिए 100 शेयर्स लिए 399 के 399 के भाव पे, तो रखना चाहिए या लॉन्ग स्वाति टाइम मैम, के आइडिया लिए कितना रखना टाइम हो गया चाहिए? लिए हुए अपने को? अगर नहीं मिलता है रेट तो वो बेच के कौन सा कर? हाँ ओके, कोल इंडिया बने रहे राजेश सर या निकले? और निकले तो कौन सा लेने वाला पार्ट मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो एसबीएस स्टॉक पिक के लिए छोड़ देता हूं। कोल इंडिया में क्या करें? देखिए, इनफैक्ट मैं कहूंगा यह खरीदारी का मौका है, क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया भर की सबसे बड़ी कोल की कंपनी है। भारत में करीब करीब 82% जो कोल प्रोडक्शन होता है वो कोल इंडिया के द्वारा हो रहा है। और 57% कमर्शियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रही है। करीब करीब 82 माइंस है 8 स्टेट्स में, और लगातार अच्छी बढ़त बनी हुई है ऑफटेक्स में। और जिस तरीके के समीकरण बने हुए हैं उसे देखते हुए कुछ नेट जीरो एमिशंस के लिए इन्होंने एक 83 मेगावाट का सोलर कैपेसिटी का प्लांट भी लगाया है, जिससे आने वाले दिनों में थोड़ा सा और रिन्यूएबल में के थ्रू भी जाएंगे। कुछ अलग मिनरल जैसे लिथियम वगैरह में भी जा रहे हैं।
और मुझे लगता है कि सरकार का जो रवैया है इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करने का, तो कोल इंडिया की खपत भी बढ़ जाएगी। डिविडेंड तो बहुत ही अच्छा देती है। कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बने रहे। सुजाता मैम, अगला सवाल। मेरी दूसरी क्वेरी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC, उसके भी मेरे पास 200 शेयर है एट द रेट ऑफ 390। तो राइट सर, एक्टिवली ट्रैक करते, हाँ सॉरी प्लीज पूछो। उसमें मुझे क्या करना चाहिए? राइट सर, एक्टिवली ट्रैक करते हो आप GMDC, क्या करें? सही कहा आपने आशीष जी, कई वर्षों से GMDC ट्रैक कर रहे हैं, कई बार हमने रिपोर्ट भी निकाली है और मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लिग्नाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लिग्नाइट वो होता है जो कोयले के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से काम में लिया जाता है और फोकस कंपनी का जो भविष्य है बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये एनर्जी में भी अपनी बढ़त बना रहे हैं। 205 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्लांट इनका है, 205 का थर्मल का है और करीब करीब 1900 करोड़ रुपए इनके पास कैश है। डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लंबी अवधि के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए स्टॉक। एक सवाल और, मोहिनी मैम, अगला कौन सा? सर IRCTC के है, 812 के भाव पे लिया था, 19 शेयर है। ये भी ट्रेडिंग वाला था। फरवरी सर, में IRCTC बहुत दिनों से सबके रडार के बाहर ही चला गया और कुछ कर भी नहीं रहा, इसलिए शायद रडार के बाहर है। क्या करना चाहिए हम लोग को? आपने सही कहा आशीष जी, ये स्टॉक को देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद कुछ करके नहीं देता निवेशकों को। अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही शानदार भूमिका ये निभा रहा है और मोनोपोली है इनके। 4 बिजनेस में 3 तो मोनोपोली है, पर टिकट के, केटरिंग के और रेल नीर के जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर उसमें इनकी मोनोपोली है। और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो भी हल्का हल्का बढ़ रहा है। चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े सबड्यूट थे, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से नई वंदे भारत वगैरह लॉन्च हो रही है या जोमेटो के साथ इन्होंने टाई अप किया है, फुल कोच बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, उस लिहाज से लंबी अवधि में ये स्टॉक 1000 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है। समय अवधि 12 से 18 महीने की लगा सकते हैं और स्टॉक में खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, चलिए इस नोट पर स्वाति जी, सुजाता जी और मोहिनी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर, आप बने रहो, ब्रेक के उस पार SBS स्टॉक पिक लेकर आते हैं। आ रही है आज के SBS स्टॉक पिक की। राजेश सर, आज का सबसे बढ़िया आइडिया कौन सा? देखिए, SBS के हिसाब से मैं लॉयड मेटल के साथ जाना चाहूंगा। पहले भी हमने कई बार आपके साथ और चैनल पे हमने डिस्कस किया है, बट अभी भी हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो स्टील, स्पॉन्ज और पिग आयरन में एक बड़ा प्लेयर है, 32,700 करोड़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं। माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं 10 से 25 मिलियन टन की, और पैलेट मेकिंग में भी जा रहे हैं। स्पॉन्ज में भी कैपेसिटी डबल करने की बातें हैं, 3 मेट्रिक टन पर एनम का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 4200 करोड़ का QIP किया था कुछ दिन पहले। और अब कुछ दिनों पहले इन्होंने माइंस डेवलपमेंट और ऑपरेशंस में भी जाने का अनाउंसमेंट किया है, जिससे लग रहा है कि कंपनी के जो इंटेंशंस है वो माइनिंग सेक्टर में जाने को भी है, और जो कि उनके स्टील बिजनेस को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छे नंबर्स की उम्मीद बनती है, मार्जिन्स में सुधार देखा जा सकता है। चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो कई क्वार्टर्स तक बहुत अच्छे नतीजे दिए कंपनी ने। मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर से कम 15-20% की बढ़त आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, चलिए ये तो ठीक है। सितारे जमीन पर देखी नहीं देखी, आपने कहा था ट्यूसडे को देखूंगा। जी, अब आपने कहा था अच्छी है तो हम गए थे देखने के लिए। मैंने अच्छी नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं कंफ्यूज हूं कैसे रेट करूं। बुरी भी नहीं लगी, देख लिया तो कुछ, मतलब अब वो फंस गया था मैंने तो 10 में से 7 टाइप बोला था आपको। कैसी लगी आपको? नहीं, देखिए क्या है कि पिक्चर अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं हंसाती है, कहीं रुलाती है, एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है। और कुछ डायलॉग बहुत अच्छे लगे, जैसे कि एक डायलॉग था, मुझे जहां तक याद आता है कि हमारी तकदीर हाथों की लकीरों पे नहीं क्रोमोसोम पे लिख कर आती है। ये बहुत हिटिंग डायलॉग था। लेकिन
उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने पहले नहीं देखा हुआ। एक एक ड्रंकयार्ड कोच कुछ लोगों को कोच कर रहा है, एंडिंग में जो एयरफेयर और रहने की जगह वगैरह का बंदोबस्त होता है, वो बहुत घिसा पिटा था, जो कि हमने इससे पहले कई स्पोर्ट्स ड्रामा में देखा हुआ है। हाँ, वो एक तो वो मैचेस में इमोशंस भी नहीं आए, एकदम हाँ, फीका सा सब निकल गया, तो वो कहीं ये ऐसा इमोशंस लग रहा था कैप्चर कि- नहीं हो रहे थे, मजा नहीं, वो लूज निकल गई। खैर, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसने ये जरूर कर दिया कि बहुत अरसे बाद हॉल्स भरे हुए थे, फैमिलीज आई थी। मैं तो लेट इवनिंग शो में था, सारे स्क्रीन्स भरे हुए थे, ऑलमोस्ट हाउसफुल टाइप था। तो ये तो इसने कर दिया कम से कम। मूवी या, अपने आप ये में बात ठंडी है, ये तो सही मैं है। मानता हूँ। क्योंकि शुरू के 2-3 दिन हालत बहुत खराब थी, और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से ये पिक्चर चली। एकदम शोले वाली स्टोरी रिपीट हुई। शोले भी पहले हफ्ते में एकदम 0 कलेक्शन था, और उसके डूब गई बाद थी, जो हाँ। हुआ वो इतिहास है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाद में वर्ड ऑफ माउथ पे चल गया, अच्छी कलेक्शन आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले ना देखा हो। नहीं, आई एग्री। अगले हफ्ते मैंने, पता है, ट्विटर पे पूछा था पंचायत सबको कैसी लगी, अभी तक देखा नहीं था मैंने। कईयों ने बोला राजेश सर से पूछो ना, आप राजेश सर से पूछो, अभी समय नहीं है पूछने का, नहीं तो ये हुक की तरह छोड़ जाता हूँ। वैसे देख ली नहीं देख ली, ये बताओ। मैंने देखी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा राणा नायडू का सेकंड सीजन ठीक है, बस तो ये अगले हफ्ते का हुक है भैया, राजेश सर के साथ। ब्रेक ले रहा हूँ राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।